पंजाब के जालंधर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है महसामपुर। दरअसल एक कार में सवार एक महिला और एक पुरुष जब इस महसामपुर के पास आते हैं, रुकते हैं, तो जैसे ही उन्होंने अपनी खिड़कियां खोली, खिड़कियां खोलते ही बाइकों पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक गोली चल रही थी, लेकिन इस गोलियों की आवाजों को इससे पहले कि कोई सुन पाता तब तक बदमाशों ने, जो कार में बैठे हुए एक महिला और एक पुरुष होते हैं, उनकी गोली मारकर हाथ या कर देते हैं। अब जैसे ही लोग मौके पर पहुंचते हैं, शोर मचता है, तो जो बाइक सवार बदमाश होते हैं वह तो मौके से भाग जाते हैं, लेकिन कार से उतरे हुए वह महिला और वह पुरुष, वह दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन एक मौत और यहाँ पर होती है। दरअसल महिला गर्भवती होती है और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, वह भी मर जाता है। अपनी माँ के साथ मरने वालों में एक व्यक्ति जो होता है वह दलित होता है और जो महिला होती है वह जाट समुदाय से बिलोंग करती थी। दरअसल संगीत की दुनिया का वह बेताज बादशाह होता है और पंजाब में आज तक उसके जैसा कोई सिंगर पैदा नहीं हुआ है, ऐसा दावा किया जाता है। दरअसल यह कहानी है जट्टों के गढ़ में एक दलित जो कि राज करता था, जिसको आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना क्या उसके जीते जी प्यार किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक जगह है, एक शहर है लुधियाना और इसी का ही एक पिंड है डुगरी। बात कर रहा हूँ 21 जुलाई 1960 की। हरी सिंह संडीला के घर में एक बालक का जन्म होता है, जिस बालक का नाम धनी राम रखा जाता है। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। जब बालक बड़ा हो रहा था तो उस बालक को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। उसे गाने सुनना, गाने सुनाना उसको बहुत अच्छा लगता था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उस बालक का शौक था कि वो उसे इलेक्ट्रिशियन बनना था। लेकिन इलेक्ट्रिशियन बनने का जो उसका ख्वाब था वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि उसका जो शौक था, उस जो शौकीन मिजाज था, वह संगीत का था। इसलिए उसने मौका मिलते ही ढोलक सीख लेता है और मौका मिलते ही वह हारमोनियम सीख लेता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जरूरतें बढ़ रही थी और जरूरतें बढ़ रही थी तो उसने प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। अब वो एक मिल में, जो कपड़े की मिल होती है, उसमें काम कर रहा था और काम करते करते तुम्बी भी बजाना सीख जाता है और ढोलक बजाने में वो बहुत माहिर होता है, साथ ही हारमोनियम बजाने में बहुत माहिर होता है। और तुम्बी भी जब वो बजाया करता था तो उसके तुम्बी सुनने के लिए लोग रुक जाया करते थे और वो चाहे अपनी मिल में काम करता था तो उससे लोग काम कम कराया करते थे, कहते थे कि तुम तो बस गाना सुना दो, गीत सुना दो, बस हम तुमसे और कुछ काम नहीं चाहते। और उसके बदले में बाकी लोग काम कर लिया करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वक्त आगे बढ़ रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी। साल 1978 के आसपास की यह बात है। उन दिनों में एक नाम बड़ी तेजी के साथ चर्चाओं में था, उसके गाने बहुत ज्यादा मशहूर थे पूरे पंजाब में, सुरेंद्र शिंदा, और दूसरा एक और नाम होता है कुलदीप मानक। दरअसल ये उन दोनों पंजाब में राज किया करते थे। इनके गाने घर घर में गाया जाया करते थे, घर घर में सुने जाया करते थे। एक दिन ये व्यक्ति, यानी कि जिसका नाम होता है हरी सिंह संडीला, का जो बेटा होता है धनीराम, जिसको लोग धीरे धीरे आगे चल के धनीराम के नाम से कम और उसको अमर सिंह के नाम से जानने लगे थे। अमर सिंह एक बार जाता है सुरेंद्र शिंदा के पास और जाकर कहता है कि मैं कुछ गीत लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ गाने लिख सकता हूँ? तो जैसे ही शिंदा ने यह बात सुनी, शिंदा ने कहा कि ठीक है, तुम गाने दे देना, मैं देख लूंगा। एक नाम और था जो बहुत तेजी से उभर रहा था, वह नाम था गुरदास मान का, जो कि इस संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते थे। अब शिंदा के लिए उन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो वह ना कर रहे थे, लेकिन जब उनके लिखे हुए गीतों को स्टेज पर गाना शुरू किया तो लोगों ने उनके गानों को बेनतहा पसंद करना शुरू कर दिया और इनकी जोड़ी बनने लगती है। यानी कि यह गीत लिखा करते थे अमर सिंह और शिंदा, उनके गानों को गाया करते थे। 2 साल तक वो काम करते हैं, लेकिन 2 साल के बाद इनकी जोड़ी टूट जाती है। जोड़ी टूटने की मुख्य वजह यह थी कि जितने गाने लिखते थे, गानों के बदले में जो पैसे मिलते थे उससे घर का खर्च नहीं चलता था और गरीबी में जीवन बीत रहा था। तो इसलिए वह करें तो क्या करें, उन्होंने सोचा कि जो गाने वो लिखते हैं, इन्हीं गानों को वो खुद गाया करेंगे। इसके लिए उनसे विदा ले लेते हैं, अलविदा लेते हैं। अब साल 1980 के आसपास की बात है जब इन्होंने शिंदा का साथ छोड़ देते हैं
तो अमर सिंह अपने खुद के गाने गाता था। उसने एक टीम ऐसी तैयार की जो जगह जगह जाकर स्टेज शो करने लगे, और स्टेज शो जब होते थे अब इस अमर सिंह को लोग जानने लगे, पहचानने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे नाम चमकता है, किसी का एक सितारा चमकता है, तो इसलिए उसको संडीला की जगह चमकीला नाम धोखे से गलत से ले दिया जाता है स्टेज पर। और अब अमर सिंह चमकीला एक नाम बहुत तेजी के साथ लोगों की जुबान पर आने लगा। उन्होंने अपने गाए हुए गानों से, गीतों से, उस पंजाबी सोगों से सुरेंद्र शिंदा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब जहां भी चर्चा होती थी वह हमेशा चर्चा होती थी अमर सिंह चमकीला की। जब अमर सिंह चमकीला की चर्चा होती थी तो अमर सिंह उन दिनों जो गीत लिखा करते थे, उनके गीत कुछ इस तरह के होते थे जिसमें पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बताया जाता था, जिसमें यौन शिक्षा के बारे में बताया जाया करता था, जिसमें सुबह में बढ़ते नशे के बारे में बताया जाया करता था, जिसमें शराब के बारे में बताया जाया करता था, घरों में औरतों पर होने वाले जुल्म, उनके साथ होने वाली मारपीट के बारे में गानों के माध्यम से बताया जाया करता था। महिलाओं के किसी गैर मर्द से, पति के अलावा किसी से अवैध संबंध होते थे तो गानों में उसके बारे में भी जिक्र किया जाया करता था। साथ ही स्टेज शो करते करते वो गालियों का भी प्रयोग किया करते थे। अब इसी तरह से लगातार इनके गाने हिट पर हिट होते चले जाते हैं, और कुछ इस तरह की बातें होने लगती हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, ऐसा रिसर्च कहती है। लेकिन वो साल में 365 नहीं, बल्कि उनको 366 दिन काम मिलने लगता है। स्टेज शो पर जब जाया करते थे तो उनकी मांग इतनी बढ़ जाती है कि वो मुंह मांगी रकम मांगा करते थे। यानी कि 1980 के दशक की यह बात है। 4500 प्रति स्टेज शो के मिलना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनका काम बढ़ ही रहा था, और इनकी जिंदगी में यानी कि जो साथ गाना गाया करती थी, एक उषा नाम की एक सिंगर होती है, साथ ही सोनिया होती है। लेकिन उषा और सोनिया के साथ इनके गाने कुछ ज्यादा पसंद नहीं होते थे। इन्हें जरूरत थी कि एक ऐसी बढ़िया सिंगर जो उनके साथ मंच पर शेयर कर सके, जो गाने गा सके, और एक नाम आता है अमरजोत कौर का। अमरजोत कौर शादीशुदा होते हैं और वो सिंगर थी, लेकिन उनके पति को उनका शौक ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम गाने वाने ना गाया करो, ना ही स्टेज पर जाया करो, इसलिए घर रहो और अपना काम करो। लेकिन उनको लगता था कि मुझे सिर्फ गाने ही गाने हैं और मैं गाने गाने के लिए ही बनी हूँ, इसलिए वो अपने पति से तलाक लेती हैं। और एक बार उनकी मुलाकात होती है अमर सिंह चमकीला से, और जब अमर सिंह चमकीला से अमरजोत कौर की मुलाकात होती है तो वो दोनों गाने साथ साथ गाया करते थे। अब इनके गानों की धूम कुछ इस कदर मचने लगती है कि वो सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी सुने जाने लगे, और वो देश की सीमाओं को पार करते हुए यह कनाडा, अमेरिका, दुबई जैसे कई देशों में उनके गाने गाए जाने लगे, सुने जाने लगे। और जो भी इनकी कैसेट आया करती थी, वो कैसेट हाथों हाथ बाजार से उठ जाया करती थी। धीरे धीरे करके ये दिलों पर राज करने लगते हैं, और वक्त आगे बढ़ रहा था। जब आगे बढ़ रहा था उस वक्त 1985 के दौर की बात है, जब अमर सिंह चमकीला का नाम बहुत तेजी से चमक रहा था। उन्हीं दौर में, उसी दौर की बात है, उसमें आतंकवाद भी बहुत तेजी के साथ पनप रहा था। आतंकवाद भी अपनी जड़ें बहुत मजबूत तरीके से जमा रहा था, और वक्त के साथ साथ लोग इनके दुश्मन भी होते चले जाते हैं। एक तरफ इनके लिखे हुए गाने जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आते थे और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पसंद आया करते थे, तो कुछ लोगों ने प्लानिंग की कि इस तरह के गंदे गंदे गाने गाता है, और जो स्टेज शो पे गाता है, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, आदमी भी होते हैं। स्टेज पर जब ये गाना गाता है तो उसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। उस दौर में 500 लोगों को इकट्ठा करना मंच के पास यह बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता था कि अमर सिंह चमकीला आ रहा है, तो समझ लेना कि उस दौर में बड़ी संख्या में लोग स्टेज शो को सुनने के लिए आ जाया करते थे। दूसरा, जैसे इनकी शादी होती है, यह खुद तो दलित होते हैं, लेकिन इनकी पत्नी यानी कि अमरजोत कौर जो शादीशुदा होती है, वह अपने पति से तलाक लेकर इस अमर सिंह चमकीला से यह शादी कर लेती है। और अमर सिंह चमकीला की जो शादी होती है, वह अपनी पत्नी से तलाक लेकर अभी दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, साथ साथ स्टेज शो करने लगते हैं।
और इनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर होने लगता है। तीसरा, उनके आतंकवाद उस वक्त बहुत ज्यादा पनप रहा था, यानी कि 3 तरह के दुश्मन। एक वो जो गाने लिखे हुए कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, एक वो जो इनकी शादी से नाखुश थे क्योंकि यह खुद दलित और जाट लड़की से शादी हो जाती है। तीसरा आतंकवाद जो पनप रहा था, खालिस्तानी जो पनप रहे थे, उन्होंने इन्हें कम पसंद किया करते थे। ऐसे ही करते करते बात 8 मार्च 1988 की होती है और 8 मार्च 1988 को महसामपुर में इनका एक स्टेज शो होने वाला था, जहां बड़ी संख्या में पहले से ही लोग इनके इंतजार कर रहे थे। यह अपनी कार से जाते हैं। कार में इनकी पत्नी अमरजीत कौर भी बैठी हुई थी और अमर सिंह चमकीला बैठे हुए थे। दोनों खुशी खुशी वहां जा रहे थे। जैसे ही महसामपुर के पास इनकी गाड़ी जाती है, गाड़ी से गाड़ी रुकती है, गाड़ी के खिड़कियां खुलती हैं और यह उतर ही रहे थे कि इसी बीच में दोपहर के 2 बजे के आसपास का वो वक्त था। बाइक सवार कुछ बदमाश आते हैं और देखते ही देखते ताबड़तोड़ इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और जब तक गोलियां चलाते हैं, जब तक क्या इनकी मौत नहीं हो जाती। बहुत कम लोग जानते थे कि जो इनकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट होती है और उनकी भी मौत हो जाती है, साथ ही उनके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। और यह बदमाश तो वहाँ से आराम से आसानी से भाग जाते हैं। लेकिन आज तक इस बात को बीते हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वो बदमाश कौन थे। क्या वो इनकी प्रतिद्वंदी जो उनके सिंगर होते हैं, जो इनसे नफरत किया करते थे, क्या वो सिंगरों ने गोली चलवाई थी? क्या वो लोग थे जो इनके गानों को पसंद नहीं किया करते थे? क्या वो लोग थे जो आतंकवादी थे? क्या वो लोग थे जो इनकी शादी से नाखुश थे? पुलिस ने इस मामले में जांच तो की, लेकिन यह बताया जाता है कि पुलिस ने ईमानदार से ईमानदार कोशिश नहीं की थी। इसलिए अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी की हत्यारा कौन था, किसने हत्या की, आज तक भी एक सवाल बना हुआ है। आज तक भी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इन्होंने लगभग 200 और भी गीत लिखे थे, जिन गीतों को यह अपनी आवाज नहीं दे सके थे, अपने बोल नहीं दे सके थे। उनके मरने के बाद यह 200 गीत जो लिखे हुए थे उनको गाया जाता है और वह गाने भी बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जो कि नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अमर सिंह चमकीला का जो किरदार है वो दिलजीत दोसांझ ने उसको फिल्माया है। साथ ही जो अमरजोत कौर का जो किरदार है वह परिणीति चोपड़ा ने उसको फिल्माया है। और लोग बताते हैं कि यह बहुत ही शानदार फिल्म है जिसको लोगों ने खूब पसंद किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।